प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी यानी समष्टि पारिस्थितिकी। समष्टि क्या है ये जानना ज़रूरी है। तो एक निश्चित स्थान पर एक ही प्रजाति के समस्त जीवों या व्यक्तियों की कुल संख्या समष्टि कहलाती है। समष्टि के बारे में अलग अलग इकोलॉजिस्ट ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। मैकनोटन 1973 के अनुसार जीव समष्टि एक ही समय में एक ही स्थान पर एक समान आनुवंशिक संगठनों युक्त सदस्यों का समूह मात्र है। क्रेब ने 1976 में पॉपुलेशन इकोलॉजी को इस तरह से परिभाषित किया। क्रेब के अनुसार एक ही समय में एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सामाजिक प्रजातियों का समूह जीव समष्टि कहलाता है। रूट 1967 के अनुसार जीव समष्टि मूलभूत इकाइयों के सदस्यों का संगठन मात्र है। इसको संक्षेप में या सार रूप में कहें तो किसी विशिष्ट स्थान और समय पर समान आनुवंशिकी वाले जीव समूह के उन सदस्यों की संख्या के योग को जीव समष्टि कहा जाता है। क्लार्क 1954 ने जीव समष्टि को दो समूहों में या दो भागों में बांटा, एक प्रजातीय जीव समष्टि और बहुप्रजातीय जीव समष्टि। एक प्रजातीय जीव समष्टि में समष्टि के सभी सदस्य एक ही प्रजाति के होते हैं। बहुप्रजातीय जीव समष्टि में समष्टि के सभी सदस्य अलग अलग प्रजातियों के होते हैं। अब हम बात करेंगे समष्टि की विशेषताएं या समष्टि के लक्षण। समष्टि के प्रमुख लक्षण निम्नानुसार हैं। पहला है समष्टि घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। दूसरा है जन्म दर बर्थ रेट। तीसरा है मृत्यु दर मोर्टेलिटी। चौथा है आयु वितरण एज डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा आयु पिरामिड एज पिरामिड्स। छठा है जैविक क्षमता जैविक कारक अनुक्रिया यानी बायोटिक पोटेंशियल एंड बायोटिक फैक्टर रिएक्शंस। सातवां है समष्टि आकार नियमन पॉपुलेशन साइज रेगुलेशन। अगला है समष्टि वितरण। नेक्स्ट है समष्टि दोलन। अगला है समष्टि प्रसार। और 11वां जो लास्ट है वो है सेक्स रेशियो लिंग अनुपात। सबसे पहले हम बात करेंगे समष्टि घनत्व की। किसी एक विशेष स्थान के इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले सजीवों की कुल संख्या को समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। यानी किसी विशेष स्थान के इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले सजीवों की कुल संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। जैसे कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में गिलहरी की संख्या या प्रति एकड़ में केंचुओं की संख्या जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। प्रत्येक प्रजाति में जनसंख्या घनत्व एक सीमित स्तर पर घट या बढ़ सकता है। घनत्व की उच्चतम सीमा का निर्धारण इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह, प्रजाति का पोषण स्तर और उपापचय क्रियाओं की गति आदि अनेक कारकों पर निर्भर करता है। समष्टि घनत्व को दो प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। एक है क्रूड घनत्व और दूसरा है पारिस्थितिकीय घनत्व यानी इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी क्या होती है? यह है समष्टि की औसत संख्या या अपेक्षित संख्या होती है। इसके अंतर्गत अधिक क्षेत्रफल में आबादी की संख्या बताई जाती है। अतः इकाई क्षेत्र में समष्टि घनत्व काल्पनिक या औसतन होता है। जैसे 5000 हिरण प्रति घन मील
यहाँ उस क्षेत्र का मापन भी होता है जिसमें जंतु नहीं रहता है। पारिस्थितिक घनत्व है, इसमें इकाई क्षेत्र में समष्टि के सदस्यों की वास्तविक संख्या होती है तथा उसी भूभाग का मापन होता है जिसमें आबादी के सदस्य निवास करते हैं। जैसे 5,000 हिरण के लिए प्रति घन मील क्षेत्र ही पर्याप्त है, अतः समष्टि घनत्व है 5,000 हिरण प्रति घन मील होता है। समष्टि घनत्व निर्धारण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी डिटर्मिनेशन। तो समष्टि निर्धारण की कई विधियां हैं, उनमें से जो प्रमुख है वो इस प्रकार से हैं। पहला है प्रत्यक्ष गणना या विशेष अवस्था के प्राणियों की गणना, यानी डायरेक्ट काउंट और काउंटिंग ऑफ ऑल एनिमल स्पीसीज ऑफ एनिमल ऑफ ए स्पेशल स्टेज। इस विधि में यानी प्रत्यक्ष गणना विधि में समष्टि के बड़े आकार के जंतुओं की गणना की जाती है। इस विधि में विशेष अवस्था के प्राणियों की गणना भी की जाती है। जैसे आटे में ट्राइबोलियम से जो आटा है उसमें ट्राइबोलियम से समष्टि घनत्व ज्ञात करने के लिए वयस्कों के साथ साथ अंडे, लार्वा और प्यूपा की गणना भी करनी चाहिए, लेकिन ये संभव न होने के कारण केवल अडल्ट की गणना से ही समष्टि घनत्व का अनुमान लगा लिया जाता है। इस प्रकार से ज्ञात किया गया घनत्व पूर्णतः सही नहीं होता है। सही क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो अंडे हैं और जो सूक्ष्म लार्वा हैं वो काउंटिंग में सम्मिलित नहीं होते हैं। दूसरा है सभी अवस्थाओं के प्राणियों की कुल गणना, यानी टोटल काउंटिंग ऑफ ऑल एनिमल्स ऑफ ऑल स्टेजेज। इस विधि में समष्टि घनत्व का ठीक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। इस विधि में नर, मादा, छोटे व बड़े सभी प्राणियों की गणना की जाती है। किसी क्षण विशेष पर किसी इकाई विशेष क्षेत्र के लिए इस विधि से सही गणना प्राप्त होती है, परंतु यह विधि पौधों की समष्टि घनत्व के लिए उपयुक्त है। जंतुओं की गणना में उसकी गतिशीलता के कारण ये एक तरह से सही गणना नहीं की जा सकती है। तीसरा जो मेथड है वो है प्रतिचयन विधि या सैम्पलिंग मेथड, या इसको यूँ भी कह सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इस विधि में अनेक नमूने लिए जाते हैं और नमूनों के एक एक में से उपस्थित जीवों की गिनती की जाती है और उसका फिर औसत निकालकर जो है समष्टि घनत्व निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लो पैरामीशियम कल्चर में पैरामीशियम समष्टि का घनत्व निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। जो कल्चर है पैरामीशियम कल्चर को जल्दी अच्छी तरह से हम हिलाते हैं और उस पिपेट द्वारा उसमें से एक जो है 1 cc कल्चर निकाल कर वाश ग्लास में रख लेते हैं और फिर उसको सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से जो पैरामीशियम है उनकी संख्या काउंट कर लेते हैं। और ये विधि जो है बार बार करते हैं और फिर सब जो जितने भी रिजल्ट आए हर परीक्षण के, उनसे पैरामीशियम की जो संख्या है उनको जोड़कर उनका औसत निकाल लेते हैं। इसलिए प्राणियों के लिए जो डेजर्ट में रहते हैं या यूँ कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं, इसलिए प्राणियों की सैम्पलिंग की दूसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। जिन प्राणियों का घनत्व ज्ञात करना होता है उनके वितरण क्षेत्र को छोटे छोटे सैम्पलिंग यूनिट या क्वाड्रेट में बांट दिया जाता है और क्वाड्रेट का आकार और माप जो है सैंपल किए जाने वाले जीव पर निर्भर होता है। प्रत्येक क्वाड्रेट का क्षेत्र व उसमें पाए जाने वाले जीवों की संख्या की गिनती कर ली जाती है, जिससे समष्टि घनत्व ज्ञात कर लिया जाता है। अगली विधि है टैग बांधना तथा पुनर्गणन करना, यानी टैगिंग एंड काउंटिंग मेथड। इस विधि द्वारा अपेक्षाकृत बड़े आकार के जंतुओं जैसे पक्षियों, गिलहरी आदि की गणना की जाती है। इन जंतुओं को एक निश्चित संख्या में या निश्चित संख्या जैसे 100, 200, 500 में पकड़कर टैग करके छोड़ देते हैं और अगले दिन उसी क्षेत्र में पुनः उतनी संख्या में, यदि 100 पहले दिन पकड़े हैं तो अगले दिन भी 100 पकड़ेंगे, पहले दिन अगर 500 पकड़े हैं तो अगले दिन भी 500 पकड़ेंगे। तो उसी क्षेत्र में पुनः उतने ही जंतुओं को पकड़ा जाता है और इन जंतुओं में टैग किए हुए जंतुओं की गणना भी की जाती है। इस प्रकार टैग किए हुए तथा बिना टैग किए हुए जंतुओं के
समानुपात द्वारा समष्टि घनत्व ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे पुनः पकड़े गए जंतुओं में 20 मान लो ऐसे हैं जो टैग किए हुए थे, यानी वो पहले दिन उनको टैग किया था, ऐसे जंतु हैं, तो उस क्षेत्र में टैग किए गए तथा बिना टैग किए गए जंतुओं की संख्या 500 होगी। जैसे x/100 इक्वल्स टू 100/20, तो x इक्वल्स टू 100 × 100 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू 500। यहाँ पर 20 जो है पकड़े गए जीवों में टैग किए जंतुओं की संख्या, 100 पकड़े गए टैग व बिना टैग किए जंतुओं की संख्या, और x जो है उस क्षेत्र में जंतुओं की कुल संख्या दर्शाता है। अतः किसी स्थान पर समष्टि घनत्व ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र भी काम में ले सकते हैं, जैसे d इक्वल्स टू x/a डिवाइडेड बाई t। यहाँ पर d क्या है, डेंसिटी, n जीवों की संख्या है, नंबर ऑफ जो एनिमल्स, एंड a इक्वल्स टू एरिया, t पर टाइम यानी यूनिट पर टाइम, अवधि यूनिट मान लीजिए आप। जो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो नेक्स्ट मेथड है वो है प्रतिचय निष्कासन, रिमूवल ऑफ सैम्पलिंग। इस विधि द्वारा उत्तरोत्तर प्रतिदर्शों में निष्कासित प्राणियों की संख्या लेख चित्र पर आलेखित की जाती है। यदि कैप्चर की प्रायिकता यानी जो जंतु पकड़े गए हैं उनकी प्रायिकता लगभग एक समान रहे तो इस प्रकार आलेखित सभी बिंदु एक सरल रेखा में स्थित होते हैं। अगली विधि है प्लॉट रहित विधि यानी प्लॉटलेस मेथड। ये विधि केवल स्थानबद्ध प्राणियों के लिए ही उपयुक्त है। जैसे मान लो क्वार्टाइल विधि, जिसमें एक क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया जाता है, यानी मान लो एक एरिया है 10/10 का, तो उसके 4 कोने हो गए, 4 भागों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक चतुर्थांश में कई यादृच्छिक सैंपल, यादृच्छिक का मतलब रैंडम बिंदु से सबसे नज़दीक प्राणियों की दूरी का मापन किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त हुई माध्य दूरी से प्रति इकाई क्षेत्र में घनत्व का आकलन कर लिया जाता है। नेक्स्ट मेथड है अप्रत्यक्ष विधियाँ यानी इनडायरेक्ट मेथड। ये जो उपरोक्त विधियाँ आपने इनके बारे में अभी बात की है, इसके अलावा कुछ और भी मेथड हैं जिनको इनडायरेक्ट मेथड में शामिल किया गया है। इनडायरेक्ट विधियाँ निम्न हैं। पहला है उपभोग किए गए भोजन के परिणाम से समष्टि घनत्व का अनुमान लगाना, यानी समष्टि द्वारा जो है कितना जो है भोजन जो है ग्रहण किया गया है उससे एक अंदाज लगा लेना कि समष्टि की संख्या क्या है। दूसरा, समष्टि द्वारा उपभोग की गई ऑक्सीजन या CO2 के परिणाम से उसकी डेंसिटी का अनुमान लगा लेना। तीसरा तरीका हो सकता है प्रभुक्षों के अमाशय में शिकार के अवशेषों की आवर्ती से शिकार के गिरे हुए समष्टि घनत्व का अनुमान लगा सकते हैं। यानी जो प्रेडेटर्स हैं उनके स्टोमक में जो जिन जंतुओं का शिकार किया गया है उनके अगर अवशेष हैं उसके आधार पर भी हम, या उनकी जो विष्ठा है, विष्ठा में जो हार्ड मटेरियल है उसकी आधार पर जो है संख्या अनुमान लगा सकते हैं कि मान लो जैसे किसी बर्ड ने कितने बीटल्स खाए हैं तो उसका जो हार्ड पार्ट है वो उसकी विष्ठा में वो जो विसरा है उसको चेक करके अपन अनुमान लगा सकते हैं। अगला जो बिंदु है, अगला जो करेक्टर है वो है जन्म दर, बर्थ रेट। एक जीव समष्टि में प्रति इकाई क्षेत्र में, या यूँ कहें एक जीव समष्टि में प्रति इकाई समय में उत्पन्न नए सदस्यों की औसत संख्या जन्म दर कहलाती है। या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जिस रेट से या जिस दर से नए जीव पैदा होते हैं तथा दी हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों के अंतर्गत समष्टि में सम्मिलित होते हैं, इसे जन्म दर कहा जाता है। जन्म, अंडे से निकलने वाले बच्चे, अंकुरण और कायिक जन्म के कारण किसी समष्टि के जीवों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती है। मनुष्य की अगर बात करें तो जन्म दर को 100 व्यक्तियों में प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। युवावस्था में जन्म दर सर्वाधिक होती है। जन्म दर मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक है उच्चतम यानी कारिकीय जन्म दर, और दूसरी है वास्तविक जन्म दर। उच्चतम कारिकीय जन्म दर आदर्श परिस्थिति कारकों में से
आदर्श पारिस्थितिकीय परिस्थितियों, मान लीजिए आप आदर्श इकोलॉजिकल कंडीशन में प्रति इकाई समय में उत्पन्न नए सदस्यों की संख्या कार्य की जन्म दर कहलाती है। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक जन्म दर का निर्धारण विभिन्न फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनके द्वारा होता है, जैसे सेक्सुअली मैच्योर परिपक्व मेल फीमेल की संख्या, समष्टि में मादाओं की संख्या और इकाई समय में मादाओं द्वारा उत्पन्न अंडों की संख्या जो है, इससे फिजियोलॉजिकल जो जन्म दर है उसका निर्धारण होता है या किया जा सकता है। दूसरा, वास्तविक जन्म दर एक निश्चित समय में उत्पन्न नए सदस्यों की वास्तविक संख्या वास्तविक जन्म दर कहलाती है। यह जन्म दर कार्य की जन्म दर की तुलना में कम होती है, क्योंकि सभी मादाएं जो हैं रिप्रोडक्टिव नहीं होती और दिए गए सभी जो अंडे हैं उसमें स्फोटन नहीं होता, यानी उनमें जो है इंक्यूबेशन भी के साथ ही उसमें हैचिंग कह सकते हैं, हैचिंग नहीं होती और सभी लार्वा भी जो है वो अडल्ट में रूपांतरित नहीं हो पाते हैं। इसको अगर सूत्र के रूप में अगर व्यक्त करें तो B = N डिवाइडेड बाई T, जहाँ पर B क्या है, नेटिलिटी रेट पर टाइम और N जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड बाई नेटिलिटी एंड T = यूनिट टाइम। तो जन्म दर लैंगिक परिपक्वता के साथ साथ बढ़ती जाती है और आयु बढ़ने के साथ साथ यह कम होती जाती है। अब हम बात करेंगे मृत्यु दर की, यानी डेथ रेट। दी हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों में प्रति इकाई समय में मृत सजीवों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है, या इकाई समय में व्यष्टियों का ह्रास मृत्यु दर कहलाता है। व्यष्टि का मतलब पॉपुलेशन मान लीजिए। मानव में मृत्यु दर को जनसंख्या के 1000 व्यक्तियों में से प्रतिवर्ष मरने वाले व्यक्ति की संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है। मृत्यु दर को 2 प्रकार से दर्शाया जाता है, न्यूनतम मृत्यु दर और वास्तविक मृत्यु दर। न्यूनतम मृत्यु दर वो होती है जो आदर्श परिस्थितियों में आयु के साथ साथ होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण होने वाली मृत्यु न्यूनतम मृत्यु दर कहलाती है और समष्टि में इसका मान लगभग निश्चित होता है। वास्तविक मृत्यु दर, इस प्रकार की मृत्यु दर विभिन्न भौतिक कारकों, समष्टि के आकार, उसका घनत्व, उसका संगठन इत्यादि द्वारा नियंत्रित होती है। जीव समष्टि में प्राणियों की मृत्यु दर को उत्तरजीविता वक्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, जो कि 3 प्रकार से बनते हैं। एक है सतत वक्र, कंटिन्यूस कर्व, दूसरा उत्तल कॉन्वेक्स कर्व एंड थर्ड इज अवतल या कॉनकेव कर्व। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कंटिन्यूस कर्व है उसके बारे में। सभी आयु के जीवों में मृत्यु दर नियत हो तो वक्र सीधी रेखा में प्राप्त होता है, जैसे चूहों में, हाइड्रो में आदि में। यानी जो है डेथ रेट है वो क्या है, फिक्स है, उसमें नियत है और वो कैसी, आयु के साथ साथ। दूसरा उत्तल वक्र। उत्तल वक्र कब बनता है, जब जंतु अपनी पूर्ण आयु के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तल वक्र प्राप्त होता है। जैसे बात करें स्तनधारियों में और विशेष तौर से मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जो है अधिकतम आयु को प्राप्त करने के बाद ही उसकी डेथ होती है। तो इस तरह से उसकी कर्व के रूप में अगर व्यक्त करें तो वो उत्तल कॉन्वेक्स कर्व बनता है। अब है अवतल वक्र। जब प्राणी अपना संपूर्ण जीवन काल व्यतीत नहीं कर पाते, यानी जो अर्ली स्टेज में या अल्पायु में ही डेड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में अपने को अवतल वक्र जो है प्राप्त होता है। इस डायग्राम द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब पर्यावरणीय जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल एक तरह से अनुकूलित होती हैं और उस केस में जो है ये उत्तल वक्र प्राप्त होता है, जंतु जो है अधिकतम एज को प्राप्त होता है। और जब पर्यावरणीय परिस्थितियाँ चेंज होती रहती है, मौसम वगैरह जो है ये चेंज होता रहता है, तो अल्पायु में ही या पूर्ण एज से पहले ही अधिकांश जंतु डेड हो जाते हैं, तो उस केस में जो है अवतल वक्र प्राप्त होता है। और कभी परिस्थितियाँ अनुकूलित, कभी प्रतिकूल, इस तरह की कंडीशन जो होती है उस जो है एक तरह से
सरलरेखा या उस सरलरेखा के निकट जो वक्र है वो प्राप्त होता है। तो ये जो सर्वाइवल कर्व है इसका जो महत्व है वो इस प्रकार है कि इस वक्र से हम सबसे ज़्यादा मृत्यु के समय का पता लगा सकते हैं, यानी जो जंतु है वो किस समय उनकी डेथ ज़्यादा होती है वो पता इससे चल सकता है। दूसरा, इस वक्र से मृत्यु रेट में जो डेथ रेट है, जिसे मोर्टेलिटी कह सकते हैं, मोर्टेलिटी में कमी या जो वृद्धि है उसका निरूपण एक तरह से होता है कि जो है किस कारण से या कब जो है जंतुओं में मोर्टेलिटी बढ़ती है और कब जो है घटती है। अब हम अगला कैरेक्टर लेंगे पॉपुलेशन का, वो है आयु वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन। विभिन्न वयस्क वर्गों में समष्टि के जीवों की संख्या है और अपेक्षित रूप से भिन्न युवा या वृद्ध जीवों की संख्या वाली समष्टियाँ भिन्न मृत्यु दर, जन्म दर व अन्य भिन्न पूर्वेक्षण प्रदर्शित करती हैं। अतः पारिस्थितिक रूप से 3 आयु वर्ग या 3 जो एज ग्रुप है वो प्राप्त होते हैं। पहला है पूर्व प्रजननीय, दूसरा प्रजननीय और तीसरा पश्च प्रजननीय, यानी प्री रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। उपरोक्त तीनों पारिस्थितिक आयु वर्गों का अनुपात समष्टि की प्रवृत्ति का सूचकांक प्रस्तुत करता है। तो हम ये देखते हैं जो पॉपुलेशन समष्टि है उसमें कुछ समष्टियाँ ऐसी होती हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज है वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज में जो है उनकी संख्या जो है मान लो अचानक किसी बीमारी से या पारिस्थितिक कारक की वजह से कम हो गई तो जो एडल्ट हैं वो बचे रहते हैं और वो जो है सारे क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में होते हैं। इसी तरह से कुछ जगह पर जैसे मनुष्य में भी बात करते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ पॉपुलेशन ऐसे होते हैं जिनमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है। जैसे अपन बात करें यूरोपियन कंट्री में जो वृद्ध हैं वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो वो क्या कौन सी हो गई पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। इस जो तीनों परिस्थिति की आयु का जो अनुपात है उसको हम इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे युवा जीवों का अधिक अनुपात तेज़ी से वृद्धि करती हुई समष्टि को प्रदर्शित करता है। यानी अगर मान लो किसी पॉपुलेशन में अगर यूथ अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है फास्ट होगी, ऐसा देखा गया है। इसी तरह से युवा जीवों का अपेक्षाकृत कम अनुपात कम होती हुई समष्टि को प्रदर्शित करता है। जिस पॉपुलेशन में समष्टि में यंग कम है, न्यूअन्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो है वो बर्थ रेट कम होगी और जो है बर्थ रेट तो यहाँ पर ज़्यादा है लेकिन जो युवावस्था कम है, तो ये जो है अपन यूँ कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है यहाँ पर कम है। तीसरा, स्थायी समष्टि यानी फिक्स पॉपुलेशन में तीनों प्रकार के जीव जो है पाए जाते हैं। उसमें रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है वो लगभग समान अनुपात में। और ये कब होता है? जब पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अधिकतम अनुकूलित होती हैं। पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जब अधिकतम अनुकूलित होती हैं तो जितने जंतु जन्मते हैं उतने ही लगभग जो है एडल्ट बनते हैं और वो रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं। उनके बाद में उतने ही जंतु जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में जो है चले जाते हैं। ये जो अपन बात कर रहे हैं कि पूर्व प्रजननीय या जो प्रजननीय, ये जो स्टेज कब आती हैं? जब पर्यावरणीय परिस्थितियाँ शुरुआत में अनुकूलित होती हैं, फिर एक साथ जो है प्रतिकूल हो जाती हैं। तो शुरुआत में संख्या ज़्यादा समष्टि की बढ़ गई एक साथ, और बाद में जो है रिप्रोडक्टिव फेज में वो कम हो गई। इस तरह से ये चलता रहता है, इस तरह का काम। इस डायग्राम से हम इस तरह से समझ सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है, इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये जो ग्राफ है इससे प्रदर्शित होता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये जो है प्री रिप्रोडक्टिव जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके बाद में पोस्ट रिप्रोडक्टिव थोड़ी कम है, रिप्रोडक्टिव थोड़ी कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी और भी कम है। इसी तरह से स्थायी पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो उसमें है बैलेंस बना हुआ है। और जो पॉपुलेशन डिक्लाइन की ओर है
वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम है। इस तरह की स्ट्रेटजी देखने को मिलती है। इस तरह से दूसरे ग्राफ में भी ये इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो है एक्सपेंशन, स्टेबल और डिक्लाइन पॉपुलेशन जो है इसका अलग अलग जो है ग्राफ प्रदर्शित होता है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर मान लो नेटिलिटी रेट अगर बढ़ रही है और साथ ही मोर्टेलिटी रेट अगर कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। नेटिलिटी रेट अगर मान लो कम है और मोर्टेलिटी रेट भी कम है तो भी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर मान लो इमिग्रेशन जो है वो अगर बढ़ गया, भाई दूसरी पॉपुलेशन से जो जंतु है किसी पॉपुलेशन में आ गए तो वो पॉपुलेशन समष्टि उसका डेंसिटी जो है बढ़ जाएगा। लेकिन इमिग्रेशन अगर कम हो गया और एमिग्रेशन अगर बढ़ गया तो उस कंडीशन में डेंसिटी कम हो सकती है। अतः आयु संरचना जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों को ही प्रभावित करता है। जनसंख्या में उपस्थित विभिन्न आयु समूह के अनुपात से जनसंख्या की वर्तमान प्रजनन स्थिति का ज्ञान होता है। इस अनुपात से ज्ञात होता है कि भविष्य में समष्टि कम होगी या बढ़ेगी। यदि आयु वितरण स्थायी हो तथा पर्यावरणीय परिस्थितियाँ सीमाकारी प्रभाव न डालें तो जाति की वृद्धि दर नियत होती है और ये वृद्धि दर उपस्थित सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों में अधिकतम होती है। जब आयु वितरण स्थायी हो तथा भौतिक व अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अनुकूलित हो एडप्टिव हो तो जाति की वृद्धि दर वास्तविक वृद्धि से कहीं ज़्यादा होती है, या यूँ कह सकते हैं कि वृद्धि दर वास्तव में अधिकतम दर होगी जिससे समष्टि की निश्चित वृद्धि होती रहेगी। जैविक क्षमता अगला जो अपना विशेषता है पॉपुलेशन की उसकी बात करेंगे हम। जैविक क्षमता, जैविक क्षमता क्या है? संभावित जन्म दर व संभावित मृत्यु दर के उपरांत शेष जीवित रहने योग्य सदस्यों की संख्या को जैविक क्षमता कहा जाता है। प्रकृति में जीव समष्टि की सफलता इसकी जैविक क्षमता पर निर्भर करती है। जैविक क्षमता का आकलन प्रजाति की उच्चतम संभावित जन्म दर या उच्चतम प्रजनन गति से लगाया जा सकता है। जैविक क्षमता विभिन्न पर्यावरणीय कारकों जैसे समष्टि घनत्व, कंपटीशन, शत्रुता, रोग, मृत्यु दर, भोजन की कमी आदि कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। समष्टि दोलन, समष्टि पॉपुलेशन ऑसिलेशन, पूर्ण वृद्धि के पश्चात, यानी कोई भी समष्टि है इसकी बात करें हम, पूर्ण वृद्धि के पश्चात समष्टि के आकार में होने वाले उतार चढ़ाव को समष्टि दोलन कहा जाता है। यानी कोई समष्टि है और पर्यावरणीय परिस्थिति की वजह से उसमें ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ अधिकतम हो गई तो पूर्ण वृद्धि होगी, और उसके बाद में पर्यावरणीय कारकों के सीमाकारी प्रभाव के कारण वो जो पॉपुलेशन है उसमें गिरावट आ गई और वो कभी मान पर्यावरण अनुकूलित हो गई फिर न बढ़ गई। इस तरह से एक तरह से उतार चढ़ाव होने लगता है, तो ये क्या कहलाता है? पॉपुलेशन ऑसिलेशन। पॉपुलेशन ऑसिलेशन भी जो है कई कारणों से ये कंट्रोल होता है। जैसे मान लो मौसमी उतार चढ़ाव है ना, तो मौसम की वजह से अपन देखते हैं कई बार के जो जीव है उनकी संख्या अचानक ही बढ़ जाती है, फिर मौसम प्रतिकूल होते ही उनकी संख्या घट जाती है। विशेष तौर से हम इंसेक्ट्स में ऐसा देखते हैं कि जब वर्षा ऋतु होती है तो उसमें मच्छर और मक्खियाँ इनकी संख्या अचानक बढ़ जाती है। इसी तरह से वार्षिक उतार चढ़ाव भी जंतुओं में जो है भिन्नता देखी गई है उतार चढ़ाव के कारण। अगला कैरेक्टर है प्रक्षेपण या डिस्पर्सन या फैलाव कह सकते हैं हमको। किसी समष्टि के जीवों का स्थायी रूप से क्षेत्र से बाहर चले जाना प्रवास कहलाता है, जबकि अप्रवास का अर्थ है जीवों का नए क्षेत्र में चले जाना। प्रक्षेपण में जीवों का प्रवास और अप्रवास दोनों सम्मिलित होता है। किसी क्षेत्र की समष्टि या पॉपुलेशन प्रक्षेपण के द्वारा प्रभावित होती है,
पौधों में सक्रिय प्रवसन संभव नहीं है, जबकि बीज का पंजीकरण वायु, जल और जंतुओं के द्वारा दूर दूर तक होता है। तो ये डिस्पर्सन हम देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म है, ये रैंडम है और ये क्लच या यूँ कह सकते हैं क्लम्प के रूप में है, वो समूह के रूप में। तो यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनिमल्स का कब होता है, जब पर्यावरणीय परिस्थितियाँ उस क्षेत्र में अनुकूलित होती हैं जीवों के लिए, तो एक तरह से वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। और रैंडम सैम्पलिंग पाई जाती है कि जब उसमें सीमाकारी कारकों का प्रभाव या जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अनुकूलित प्रतिकूलित इस तरह से होती रहती हैं, तो इस तरह से उनमें जो क्षेत्र जहाँ अनुकूलित हैं वहाँ पर समष्टि संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, प्रतिकूल क्षेत्र है वहाँ पर कम हो जाएगी। तो अलग अलग से एक तरह से एक समान रूप से वितरण नहीं मिलेगा, आप ये यादृच्छिक रूप से फैली होंगी। और क्लब्ड मिलेंगे जब यूँ कहें कि मान लो एक एरिया विशेष है, वहाँ पर कोई प्रजाति अनुकूलित है, कोई दूसरा एरिया जहाँ पर दूसरी प्रजाति अनुकूलित है, यानी जो पर्यावरणीय कारक जहाँ पर जिस स्पीसीज के लिए अनुकूलित हैं वो वहाँ पर प्रवास करती है। समष्टि प्रसार विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के मध्य अंतःक्रिया के कारण बहिर्प्रवास यानी इमिग्रेशन, अंतःप्रवास इमिग्रेशन व प्रवास माइग्रेशन का होना अत्यंत आवश्यक है। जब समष्टि में जीव घनत्व बढ़ जाता है तो सदस्यों के मध्य भोजन, आवास, रिप्रोडक्शन हेतु कंपटीशन प्रारंभ हो जाती है और समष्टि के सदस्य विषम परिस्थिति से बचने के लिए मूल स्थान को छोड़कर नई जगह चले जाते हैं। इसे इमिग्रेशन या बहिर्प्रवास कहा जाता है। जब अन्य समष्टि से विस्थापित प्राणी किसी दूसरी जो पॉपुलेशन है वहाँ से जो विस्थापित किए गए प्राणी हैं मूल समष्टि में सम्मिलित होकर वहाँ के स्थायी सदस्य बन जाते हैं, तो इसे इमिग्रेशन IMMI इमिग्रेशन कहा जाता है, अंतः प्रवास कहा जाता है। कुछ प्राणियों में वर्ष में एक निश्चित समय में समष्टि के सभी या कुछ सदस्य अनुकूल स्थानों की ओर पलायन कर जाते हैं और इसे प्रवासन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि साइबेरियन क्रेन जो है वहाँ जो सर्दी है उससे बचने के लिए यहाँ ताल छापर में प्रवास कर जाती है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, जीव संख्या वृद्धि या जीव संख्या वृद्धि मॉडल। जीव संख्या वृद्धि मॉडल के जो प्रारूप हैं उनको एक तरह से दो रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक है ज्याकार या चरघाता की वृद्धि। तो चरघातांक की जो वृद्धि है ये कब होती है, जब संसाधन असीमित होते हैं और समष्टि चरघातांक या ज्यामितीय वृद्धि करती है। इस प्रकार की वृद्धि में जो ज्या आकार का वक्र बनता है, अर्थात समष्टि जो है प्रारंभ में तेज़ी से वृद्धि करती है और बाद में इसकी ग्रोथ जो है अचानक ही पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जो है प्रतिकूल होने के कारण या पर्यावरणीय कारकों के सीमाकारी प्रभाव के कारण शून्य हो जाती है। इसको सूत्र द्वारा भी हम समझ सकते हैं, dnn/dt = b/d(xn) है ना। यदि मान लो n साइज की समष्टि में जन्म दर b तथा मृत्यु दर d के रूप में निरूपित किए तो इकाई अवधि में t dn/dt के दौरान समष्टि में वृद्धि या कमी इस प्रकार से होगी। ये इस इक्वेशन द्वारा हम समझ सकते हैं। चरघाता की वृद्धि का है उसका एक दूसरा समीकरण भी है, इसको इस तरह भी अपन समझ सकते हैं। दूसरा जो है साभार तंत्र वृद्धि, यानी सीमित संसाधनों के लिए समष्टि में प्रतिस्पर्धा होती है। जब कोई भी संसाधन है वो सीमित हो जाए, मान लो आवास या भोजन या जो भी है, तो उस दौरान जो है वो जितने भी जीव हैं उनमें आपस में कंपटीशन हो जाती है। तो इस प्रकार की वृद्धि में प्रारंभ में समष्टि धीरे धीरे बढ़ती है और उसके बाद में अचानक उसमें ग्रोथ आ जाती है, यानी पर्यावरणीय जो कारक हैं वो एकदम अनुकूलित होते हैं तो तेज़ी से ग्रोथ होती है और उसके बाद में सीमाकारी प्रभाव के चलते उसमें पुनः धीरे धीरे जो है वृद्धि रुक जाती है या नियंत्रित हो जाती है। तो इस तरह से जो ग्राफ बनता है वो सिग्मोइड टाइप का बनता है, एस आकार का बनता है और इस वृद्धि को भी इस समीकरण जो है
dn और dn ऑब्लिक dt इक्वल्स टू rn, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो इस जो J एंड S पैटर्न के जो ग्रोथ होती है एनिमल्स में, इसको इस ग्राफ द्वारा भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि J जो प्रारूप है इसमें क्या होता है, शुरू में ग्रोथ जो है तेज़ी से होती है और उसके बाद में पर्यावरणीय कारकों के सीमाकारी प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव के कारण ये अचानक ही रुक जाती है। और जो सिग्मोइड वक्र जो है ये तब बनता है जब शुरू में ग्रोथ जो है स्लो होती है, उसके बाद में अचानक बढ़ती है और लास्ट में फिर पुनः सीमाकारी प्रभाव के कारण रुक जाती है। तो इस तरह का वक्र प्राप्त होता है। थैंक यू।